सो काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं हम लोग। ये है लेक्चर 6 इंडियन पॉलिटी के सीरीज़ का। आर्टिकल 51 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब आर्टिकल 52 से स्टार्ट करते हैं। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, प्रेसिडेंट पहला चैप्टर है, इसे लेके आ रहा हूँ मैं संचित। सो हम हमेशा की तरह हम लोग पहले फर्स्ट कोर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहा है नॉट एवरी फाइट इज़ योर फाइट। विच मीन्स कि सारी लड़ाइयाँ लड़ी नहीं जाती, सारी लड़ाइयाँ आपके लिए है भी नहीं। इसको आप ऐसे समझो कि शायद आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए बने हों, लेकिन आप गली मोहल्ले के क्रिकेट के झगड़े में फंस के अपना पैर छुड़वा के मे बी वो सपना कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, राइट। तो छोटी लड़ाइयों से बच के आप बड़ी लड़ाइयों के लिए जाएं, शायद वही आपके लिए है। अच्छा, उस दिन मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा चीज़ मिला कि इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, इन तीनों में फ़र्क क्या है। हम लोग आमतौर ज़िंदगी में यही समझते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा, विच मीन्स ऐसे एक ही तराजू में तोला जाता है, बट ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल होता है, लाइक दिस। सो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? ये एक कॉन्टेक्स्ट होता है किसी भी चीज़ का। डेटा तो कोई रॉ डिजिट, नंबर, फैक्ट, वो डेटा हुआ। जब इस डेटा को आप कोई कॉन्टेक्स्ट दोगे तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है, और जब इस कॉन्टेक्स्ट को आप कोई मीनिंग देते हो तो वो बनता है नॉलेज, और जब इस मीनिंग को आप इंसाइटफुल एक्शन में कन्वर्ट करते हो तो वो बन जाता है आपका विजडम। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब एक कदम आगे आते हैं। एक दिन मेरे सामने किसी के जेब से 100 रुपया गिर गया, मान लो, ठीक है ना। उसने देखा पैसे गिरते हुए, ना उसने ये भी देखा कि मैंने वो पैसा उठाया, बट फिर भी मैं वो पैसा लेके उनको वापस कर दिया, ठीक है। ये था नॉलेज। जब कॉन्टेक्स्ट को मैंने मीनिंगफुल एक्शन में कन्वर्ट किया तो वो नॉलेज था। फिर अगले दिन एक बहुत अमीर आदमी था, करोड़ों की संपत्ति होगी उसकी, उसके जेब से 100 रुपया गिरा। ना उसने देखा गिरते हुए, ना उसने ये भी देखा कि मैंने वो पैसा उठाया। बगल में एक बच्चा भूखा बैठा था, मैंने वो पैसा 100 रुपया लेके उसको दे दिया ताकि वो एक टाइम खा पाए। अब ये था मेरा विजडम, ठीक है, कि जब आप एक नॉलेज को आप एक इंसाइटफुल एक्शन में करते हो कन्वर्ट। विजडम आपको ये सिखाता है कि उस नॉलेज को आपको कितना यूज़ करना है, करना भी है कि नहीं, और मॉडिफाई करके करना है, वो आपको विजडम देगा। इसीलिए कहते हैं शायद कि यू कैन बिकम इंटेलेक्चुअल फ्रॉम द अदर इंटेलिजेंस, बट यू कांट बिकम वाइजर फ्रॉम द अदर विजडम, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे, विच इज़ प्रेसिडेंट। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि वाई देयर इज़ नीड ऑफ प्रेसिडेंट। हमें प्रेसिडेंट चाहिए ही क्यों? कुछ और भी तो चाह सकते थे, राइट, मगर क्यों? सो समझते हैं इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, क्यों चाहिए हमें प्रेसिडेंट। तो किसी भी डेमोक्रेसी में जो है दो तरह का गवर्नमेंट होता है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे यूएसए में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे इंडिया हो गया, यूके हो गया, राइट। अब देखो पार्लियामेंट कैसे बनता है, एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन है जो पहले एसएससी के एग्जाम्स में आता था कि व्हाट इज़ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो सबसे पहले लोकसभा, लोअर हाउस जिसको कहते हैं, फिर राज्यसभा, अपर हाउस, और तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है प्रेसिडेंट। तो पहला तो रिक्वायरमेंट ये होगा कि हमारे पार्लियामेंट का एक कॉन्स्टिट्यूंट प्रेसिडेंट होता है, बिना इसके पार्लियामेंट बन ही नहीं सकता, ठीक। दूसरा ये कि प्रेसिडेंट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स और बैलेंस को मेंटेन करता है। कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट जब पास होता है तो आखिर का सिग्नेचर प्रेसिडेंट का ही होता है। तो ही इज़ और शी इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल चेक बना के रखता है हर एक्ट पे, हर लॉ पे। और तीसरा, प्रेसिडेंट सिंबल होता है यूनिटी और इंटीग्रिटी का, किसी भी नेशन का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हमें प्रेसिडेंट क्यों चाहिए। सो आर्टिकल 51 तक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब आर्टिकल 52 से स्टार्ट हो रहा है कि आर्टिकल 52 में मेंशन है कि देयर शुड बी अ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। करेंटली जो प्रेसिडेंट है वो श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ना 25 पार्ट्स, 12 स्केड्यूल्स, है ना।
तो 25 पार्ट में से ये 5वें पार्ट में मेंशन है, ठीक। पार्ट 5 में प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है और आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक प्रेसिडेंट को डील करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, विच मीन्स नेशन, कोई स्टेट नहीं, यहाँ नेशन, ठीक है। और ही और शी इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये सिंबल होते हैं यूनिटी इंटीग्रिटी के नेशन के लिए। अब आते हैं इनके क्वालिफिकेशन पे। आर्टिकल 58 में मेंशन है क्वालिफिकेशन, ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला तो ये। अब देखो यहाँ पे एक कैच है, सिटीजन मतलब क्या? सिटीजन मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, सिंपल। देखो सिटीजन ऑफ इंडिया आप 5 तरीके से बन सकते हो, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा। पहला बाय बर्थ, दूसरा बाय नेचुरलाइजेशन, तीसरा बाय डिसेंट, चौथा बाय रजिस्ट्रेशन, और पांचवा बाय इनकॉर्पोरेटिंग फॉरेन टेरिटरी, ठीक है। जैसे कि देखो पुडुचेरी जो था वो इंडिया में नहीं था, वो फ्रेंच सेटलमेंट था आज़ादी के बाद तक, बट जब वो इंडिया में मर्ज हुआ तो वहाँ के जितने भी लोग उस समय रह रहे थे ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन सिटीजन बन गए थ्रू इस एक्ट, बाय इनकॉर्पोरेटिंग फॉरेन टेरिटरी। फ्यूचर में हम लोग जो भी हिस्सा हम लोग अपने देश में समर्ज करेंगे, वहाँ के लोग खुद ब खुद हमारे सिटीजन बन जाएंगे, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन का कहने का यहाँ ये मतलब है कि कोई भी आदमी जो बाय बर्थ ये, या फिर बाय नेचुरलाइजेशन ये, बाय नेचुरलाइजेशन काफ़ी सिंपल होता है कि कोई भी फॉरेनर आदमी कोई इंडिया में 14 साल से रह रहा हो, वो अपने फॉरेन कंट्री का जो सिटीजनशिप है वो छोड़ दिया हो, शेड्यूल 8 में जो भी लैंग्वेज है उनमें से कोई एक लैंग्वेज आता हो, गुड कैरेक्टर का हो, नेशन के इंटीग्रिटी और ब्रदरहुड को प्रमोट करे, तो अगर ये सब चीज़ों को फॉलो करता है तो उसको बाय नेचुरलाइजेशन को सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, ठीक है। इंडिया में बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन दोनों अलाउड है सिटीजनशिप। इसका अगर हम कंटेम्प्रेरी एग्जांपल देखें तो जो यूएसए में है वहाँ पे सिर्फ बाय बर्थ अलाउड है, कि अगर आप यूएसए में जन्म लिए हैं तभी आप वहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बाद बाकी आप नहीं बन सकते। इसका परफेक्ट एग्जांपल था इलॉन मस्क, उन्होंने अपनी अभी खुद की पार्टी बना ली है, तो लोग कह रहे थे कि उनको बन जाना चाहिए प्रेसिडेंट, बट वो बन नहीं सकते क्योंकि उनका जो जन्म है ना वो साउथ अफ्रीका में हुआ है, तो वो इस लॉ के अंडर नहीं आ रहे हैं बाय बर्थ, इसलिए वो कितने भी अमीर हो लेकिन वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे कोई अमेंडमेंट ना होता कॉन्स्टिट्यूशन में। बट इंडिया में अलाउड है बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक। प्रेसिडेंट को जो होना चाहिए वो 35 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए उनका। अब देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट शुड बी क्वालिफाइड एज इलेक्शन एज, देखो लोकसभा के मेंबर का इलेक्शन लड़ने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए ना, वही एलिजिबिलिटी प्रेसिडेंट को चाहिए होती है, ठीक है। बस उसमें बस एक कैच है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको मिनिमम 25 साल चाहिए होगा, बट आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल चाहिए होगा, सिंपल। अब देखो, अब जानते हैं कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कैसे हम प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड आता है इलेक्टोरल कॉलेज, है ना। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? किसी भी इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो वोट देते हैं मेंबर, उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हम लोग जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी स्टेट के इलेक्शन में, है ना, जनरल असेंबली इलेक्शन में, तो उस इलेक्शन में हम लोग क्या हो गए, इलेक्टोरल कॉलेज हो गए। हम लोगों को मिलके तो बनता है इलेक्टोरल कॉलेज, जो हम लोगों के पास रोल आता है इलेक्टोरल रोल, है ना, वही होता है। बट जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट करेंगे उसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। उसमें कौन कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ ध्यान देना, इलेक्टेड मेंबर लिखा है, सारे नहीं हैं। राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ है 250, जिसमें से 238 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, राइट। तो इलेक्टेड मेंबर लिखा है यहाँ पे, विच मीन्स कि जो सिर्फ 238 है यही पार्टिसिपेट करेंगे। इन 12 को चांस नहीं मिलेगा इलेक्शन में वोट डालने का प्रेसिडेंट के, ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनाता है पार्लियामेंट, और प्रेसिडेंट का तो इलेक्शन हो ही रहा है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जितने भी स्टेट हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स वहाँ भी, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी असेंबली। देखो
इंडिया में टोटल 8 यूटी हैं, जिसमें से सिर्फ 2 ही यूटी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली और पुडुचेरी। इसलिए वहाँ के जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे दिल्ली और पुडुचेरी में, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। सिंपल। देखो यहाँ लिखा है ना, नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ एक इशू आता है कि मान लो किसी स्टेट में वहाँ की असेंबली डिसॉल्व हो गई है, तो क्या हम वेट करेंगे वहाँ पे नया इलेक्शन होने के लिए, या फिर वहाँ के जो पुराने मेंबर हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम वेट नहीं करेंगे वहाँ पे। वहाँ के जितने भी मेंबर हैं, अगर किसी भी स्टेट में असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो वहाँ के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हम, और अननेसेसरी का इलेक्शन में डिले होगा, इस कारण हम उनके मेंबर्स को एब्सेंट मान के इलेक्शन आगे प्रोसीड किया जाएगा। सो अगर कहीं पे असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो वहाँ के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक। अब देखो, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। अब इसको समझो, हम लोग जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें क्या होता है, ईवीएम होता है। ठीक, ऐसे 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 यहाँ पे एक एक बटन होता है ना, यहाँ पे नाम होता है, फोटो होता है। तो हम लोग जब वोट देते हैं तो एक आदमी एक ही वोट देता है, किसी इन चारों में से किसी एक को ही वोट देते हैं। ठीक। बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होगा, आपको एक बैलेट मिलेगा। ठीक है। मान लो उसमें 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, A, B, C। तो आपको ना आपका प्रेफरेंस वहाँ मेंशन करना होता है कि पहले नंबर पे मैं किसके जिताना चाहता हूँ। इस मान लो मुझे पसंद B है तो मैंने B पे लिखूँगा 1, C पे लिखूँगा 2 और A पे लिखूँगा 3, कि मैंने अपने एक वोट से ही तीनों लोगों को वोट कर दिया प्रोपोर्शनली। इसीलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेंशन होता है। बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट, सिंगल वोट से मैंने ट्रांसफ़र कर दिया तीनों को वोट अपना। ठीक है। अब क्या होगा, जिसको भी सबसे ज़्यादा 1 मिलेगा, यानी जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा सबसे लोग में प्रायोरिटी में फर्स्ट आएगा वो जीत जाएगा। इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और जो हम लोग जो जनरल इलेक्शन में जो वोट देते हैं उसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जब संविधान बन रहा था तो इस पर डिबेट हो रहा था कि जनरल इलेक्शन में क्या हमें प्रेसिडेंट वाला जो इलेक्शन तरीका है वो अपनाना चाहिए। तो हम लोगों ने उस तरफ नहीं गए, क्योंकि उस समय एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं था देश का कि इतना कॉम्प्लेक्स वोटिंग स्ट्रक्चर को समझ पाते वहाँ के आम लोग। तो इसलिए जो जनरल इलेक्शन होते हैं आम लोगों के लिए, उसमें हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज़ करते हैं, और बाकी जितने भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये यूज़ किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया है। अब आते हैं कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस की। आर्टिकल 59 में मेंशन है कि क्या क्या कंडीशन होंगे किसी को भी प्रेसिडेंट बनने के लिए और क्या क्या उनका बेनिफिट है। देखो, सबसे पहला तो कि ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और कहीं भी। इसको कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी गवर्नर थी झारखंड की, बट जब वो प्रेसिडेंट बनी तो उन्होंने अपना गवर्नरशिप छोड़ दिया। सिमिलर जब राम नाम कोविंद सर भी प्रेसिडेंट बने, उससे पहले वो गवर्नर थे, तो जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपना गवर्नरशिप छोड़ा था। उसी तरह अगर कोई एमएलए एमपी कोई भी अगर प्रेसिडेंट बनता है तो उसको अपना ओल्ड पोजीशन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, उनका जो इन्वॉल्वमेंट्स, अलाउंसेस, सैलरीज, पर्क्स जो भी हैं वो प्रिविलेजेस डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट, और शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। शेड्यूल 2 में जो भी मेंशन है ना वो चार्ज होता है CFI पे। CFI मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये क्या है भाई, देखो भारत सरकार जितने भी पैसे कमाती है ना, सिंपल समझो कि भारत सरकार का बैंक अकाउंट कौन सा है, SBI में है, PNB में है, RBI में है? नहीं, भारत सरकार के जो बैंक अकाउंट है उसको कहते हैं CFI। एक होता है PA विच मीन्स पब्लिक अकाउंट, और एक होता है CFI अगेन, इसको कहते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। जितना भी कमाई भारत सरकार करती है ना वो सारा पैसा इसमें जाता है।
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जितने भी इंटरेस्ट चार्ज वगैरह ये सब आते हैं पैसा टैक्सेस लेवी से, वो जाता है पब्लिक अकाउंट में। और कुछ पैसा हम लोग बचा के रखते हैं आपदा के लिए, अनफोर्सिन कंडीशन के लिए, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो वो इमरजेंसी एक्सपेंडिचर के लिए हम लोग बचा के रखते हैं, वो पैसा होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। ठीक, तो शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है कि कुछ पोजीशंस पे जो लोग होंगे उनकी सैलरी चार्ज होगी CFI पे, विच मीन्स कि उनकी सैलरी को आप कम नहीं कर सकते हो, ज़्यादा कर लो बट कम नहीं हो सकता है। साथ ही में उनके सैलरी एनरोलमेंट पे वोटिंग नहीं होगी। हर साल हम लोग बजट क्यों पास करते हैं? क्योंकि बजट जब तक पास नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि इस CFI से पैसे निकालने के लिए ना पार्लियामेंट में वोटिंग करनी होती है, पार्लियामेंट से परमिशन लेना होता है, और जो भी परमिशन चाहिए होगा वो बिना वोटिंग के होगा नहीं। लोकसभा, राज्यसभा फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, फिर पैसा निकलेगा। तो हर साल हम लोग बजट इसीलिए पास करते हैं ताकि सरकार चल पाए, ताकि देश चल पाए। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं ना, उनकी सैलरी इसी से आती है, CFI से। तो अगर बजट पास नहीं होगा तो उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, राइट। बट शेड्यूल 2 में दे रखा है कि जिनकी भी सैलरी चार्ज होगी CFI पे, उनकी सैलरी पे वोटिंग नहीं होगा, विच मीन्स कि अगर बजट पास नहीं भी हुआ फिर भी इन्हीं लोगों की सैलरी तो आएगी ही आएगी। इसमें कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, गवर्नर, फिर स्पीकर लोकसभा के, फिर डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, चेयरमैन राज्यसभा के, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और CAG। इतने लोगों को जो सैलरी है वो चार्ज है। बजट पास हो ना हो, इनको सैलरी मिलेगी, और इनकी सैलरी को कोई कम नहीं कर सकता, भले ही बढ़ा दे बट बेनिफिट कम नहीं होंगे। चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इनके पास जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो ये उनको सेफ गार्ड मिला हुआ है। ठीक है, देखो ये आगे ये लिखा हुआ है कि हिज अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है ओथ एंड ऑफर्मेशन, और ये शेड्यूल 3 में भी दिया हुआ है संविधान के। शेड्यूल 3 में बहुतों के ओथ दिए हुए हैं, जिसमें से एक ओथ प्रेसिडेंट का भी है, और इनको तो ओथ दिलाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगर वो ऑफिस में नहीं है या फिर वैकेंट्स है सीट, तो फिर जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो इनको ओथ दिलाएगा। इनका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है प्रेसिडेंट का, और वो जब अपना रेजिग्नेशन देते हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, कि कैसे किसी भी सिटिंग प्रेसिडेंट को हटाया जाता है उनकी पोजीशन से। सो आर्टिकल 61 में मेंशन है इम्पीचमेंट प्रोसेस, और ये सिर्फ एक ही ग्राउंड पे आप करंट सिटिंग प्रेसिडेंट को हटा सकते हो, विच इज़ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो संविधान की अवहेलना करे। सबसे पहले एक मोशन लेके आया जाएगा, जिसको जिस हाउस में भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उस हाउस के 1/4 मेंबर उस मोशन में जो भी चार्जेस फ्रेम होंगे, इन कारणों से हम इनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट मोशन लेके आ रहे हैं। जब ये चार्जेस का मोशन आप हाउस के चेयरमैन को दोगे अगर राज्यसभा है तो, या फिर अगर हाउस के आप स्पीकर को दोगे अगर लोकसभा है तो, फिर वो मोशन को वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और ठीक 14 दिन के बाद उस मोशन पे वोटिंग होगी, और उस 14 दिन के बीच में एक कॉपी प्रेसिडेंट को भी जाएगा कि आपके ऊपर इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हो। जैसे ही 14 डे होगा मोशन एक्सेप्ट करने के बाद, उस पर वोटिंग होगी, और वोटिंग होती है स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटी संविधान में कहीं मेंशन नहीं है। जो हमारे एमिनिस्ट जूरिस्ट हैं उन्होंने मेजॉरिटी को डिफाइन किया है संविधान में, सिर्फ कैसे कोई भी बिल पास होगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा वोटिंग का, वो मेंशन है। तो हम समझते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटी क्या होता है। एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, जितने भी लोग उस समय हाउस में प्रेजेंट हैं उसका 50%, तो 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऐसे समझोगे अगर किसी हाउस का स्ट्रेंथ 100 है और उस दिन सिर्फ 10 लोग आए हैं, तो उस 10 का 50% कितना होगा? 5। तो अगर 5 लोगों ने भी वोट दे दिया किसी बिल के फेवर में तो वो बिल पास हो जाएगा। ये होता है सिंपल मेजॉरिटी। मोस्ट ऑफ बिल्स हैं वो ऑर्डिनरी या फिर सिंपल मेजॉरिटी से ही होते हैं पास। बट जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, जैसे डिफ़िकल्ट पोजीशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जैसे कि अमेंडमेंट संविधान में, उसके लिए
उन्होंने स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोविज़न किया है ताकि कोई भी ईजिली किसी भी चीज़ को अल्टर ना कर पाए। तो स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 2/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। मतलब कि अगर 100 लोगों की हाउस है तो 75% प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 75% लोग आने भी चाहिए, अटेंड करने चाहिए। अगर ये 70 हुआ तो ये पास ही नहीं होगा कभी, राइट। तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 2/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस उस समय होना चाहिए। अगर ये वोटिंग हो जाती है और वोटिंग में पास हो जाता है तो फिर ये बिल जाता है नेक्स्ट हाउस में यानी लोकसभा में, ठीक है। फिर लोकसभा जो भी ये चार्जेस जो इस बिल में इन्होंने फ्रेम किया है इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। एक कमेटी बनाएगी जिसमें CGI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या फिर हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं, एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होगा, वो इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा और अगर सही पाएगा तो फिर इस पर होगी वोटिंग, फिर से होगी वोटिंग दूसरे हाउस में, और दूसरे हाउस में भी सेम स्पेशल मेजॉरिटी से वोटिंग होगी, ठीक है। अगर यहाँ भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया वो बिल तो जिस दिन से, जिस समय से, जिस वक्त से ये वोटिंग में पास हुआ है उस वक्त से हमारा प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएगा। और जब भी इम्पीचमेंट मोशन चल रहा होगा तो प्रेसिडेंट के पास राइट होता है टू अपीयर बिफोर द पार्लियामेंट और वो अपनी बातों को रख सकता है, ठीक है। तो ये था पूरा इम्पीचमेंट मोशन। इसका आर्टिकल आप याद कर लो 61 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको एक याद करो फ्रेमवर्क की तरह। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट पार्ट में प्रेसिडेंट के और पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उसके पास लेजिस्लेटिव पावर होता है, एग्जीक्यूटिव पावर होता है, फाइनेंशियल पावर होता है, इमरजेंसी का पावर होता है। वो पावर हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।